हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2019 का, जो 8 जनवरी 2020 में एग्जाम हुआ था। इस वीडियो में लोग सीडीपी के यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन विद व्याख्या हल करेंगे। और एक बात, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों 30 में कितने सही क्वेश्चन जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये आपका जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? जो शिक्षक है, बच्चे को दंड देना चाहिए। तो दंड देने का कोई प्रावधान ही नहीं है कि बच्चे को आप दंड नहीं दे सकते, ये तो क्रॉस हो गया। बच्चे को नजरअंदाज, तो नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइल्ड को सेंटर में रख के ही शिक्षा दी जाती है। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल बच्चे को घर वापस भेज देना चाहिए। तो ये भी गलत। बच्चा क्या? सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि बच्चे को परामर्श देके उसकी जो समस्याएं हैं उसको पता करके उसका तुरंत निवारण करना चाहिए। यही शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के प्रवृत्तिक विकास से। देखिए दोस्तों, जहाँ छात्र का सर्वांगीण विकास हो उसको आप लोग देखते ही टिक कर देना, क्योंकि उससे बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसीलिए ए ऑप्शन राइट है, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? यानी निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। कोहलर, स्किनर, बीएच ब्लूम, थॉर्नडाइक। ये तीनों ने तो किया है, लेकिन ब्लूम ने नहीं किया है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है, निगेटिव का। भाई निगेटिव इसमें क्या क्या है दोस्तों? बीएच ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, यानी जिसे टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं, दिया था, ना कि सीखने का कोई सिद्धांत दिया है। बाकी तीनों ने, कोहलर, स्किनर और थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, ओनली बीएच ब्लूम को छोड़ के। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय ना जाना। ये कोई नहीं है। बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, विद्यालय बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना। यदि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य पूछा है ना कि बालक पूछा है, तो इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। जो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, उसी को शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। निम्नलिखित में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। तो मतलब पूर्व यानी पहले ज्ञान को किस में देता? तो प्रस्तावना में उसकी स्टोरी बताई जाती, प्रस्तावना में कि कैसे क्या उसने किया, उसी को पूर्व परीक्षण का ज्ञान कहते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट है। जैसे कि प्रस्तावना कौशल में पाठ योजना की शुरुआत में प्रस्तावना और कौशल के अंतर्गत शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए विषय से जोड़ने के लिए प्रश्न पूछता है। यानी जो एक दिन पहले टीचर ने जो लेसन पढ़ाया था ना, उसको अगले दिन एक दूसरा पढ़ाया, तो उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ा। यानी पहले पूछा कल क्या क्या पढ़ा था, उसमें कौन कौन से पाठ थे, फिर आगे उसने स्टार्ट किया, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? दोस्तों बताइए आप लोग। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो पुनर्बलन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सी ऑप्शन राइट है। ये क्रिया प्रसूत दिया स्किनर ने दिया था, जिन्होंने बिल्ली पे अपना प्रयोग किया था।
बिल्ली और कब नहीं नहीं सॉरी, वो तो स्किनर ने चूहे पे किया था, चूहा और कबूतर पे। बीएपी स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन के अधिगम उपयोग का पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी अवस्था भ्रूण के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है? नहीं पूछा है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था, अंतः प्रज्ञावस्था, सक्रियात्मक अवस्था, संकेतात्मक। ये तीनों तो हैं लेकिन नहीं पूछा है, बी नहीं है, इसीलिए वही क्वेश्चन राइट है। इसमें क्या दोस्तों, इसकी व्याख्या देखिए। जो अंतः प्रज्ञा काल है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उप अवस्था है। ओके, ये क्या है दोस्तों, जो अंतः प्रज्ञा अवस्था है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उप अवस्था है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि मॉरिसन ने बोध स्तर के परीक्षण यानी प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन कौन से? इनका सही क्रम लगाना है आप लोगों को, इनको सही क्रम में लगाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, यानी जो किसी चीज की सबसे पहले खोज करना, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण करना, खोज करने का तभी तो उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। और जो थर्ड है दोस्तों वो आत्म सातीकरण, ये थर्ड हो गया। संगठन और वचन, इन दोनों में से कौन सा आएगा? सबसे पहले संगठन आएगा फिर वचन यानी अभिव्यक्तिकरण। तो देखिए किस में आ रहा, ए सबसे पहले दूसरा आएगा फिर पहला तीसरा चौथा, यानी ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पहले खोज फिर प्रस्तुतिकरण फिर आत्मसातीकरण फिर संगठन फिर वचन यानी वाचन, ये ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, अनुमूलन, ज्ञान, बोध। ये तीनों तो हैं लेकिन अनुमूलन नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, इसकी व्याख्या मैं बताती हूँ आप लोगों को। जो अनुमूलन है दोस्तों, ये क्या है, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ना कि संज्ञानात्मक से नहीं है। ये सब संज्ञानात्मक से है, बाकी ये भावनात्मक से है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नहीं विचरणोत्तर, मिश्रित लंबोत्सव यानी लंबवत उन्नतोदर, ये तीनों तो हैं लेकिन बी सी नहीं, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। क्या है? सी ऑप्शन राइट है। अधिगम के मुख्यतः 3 वक्र हैं। एक तो सरल देखिए जिसे उन्नतोदर कहते हैं यानी घटता हुआ, और उन्नतोदर बढ़ता हुआ, से लंबवत। कोई अधिगम वक्र नहीं है, ये कोई अधिगम वक्र नहीं है। बाकी ये 3 ही है, रेखी, उन्नतोदर, उन्नतोदर। अधिगम क्योंकि इसका अर्थ होगा कि बिना समय बीते ही अधिगम बढ़ गया, जो असंभव नहीं है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। मैं साथ में आप लोगों को व्याख्या भी बताती चलती हूँ। इसीलिए व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा? गिलफोर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो ये जो परिभाषा है दोस्तों, क्योंकि यूपी टेट में परिभाषा भी पूछी जाती है, सी टेट में बहुत कम, सी टेट में खास नहीं होती, लेकिन यूपी टेट में पूछी जाती, इसीलिए ये गिलफोर्ड की ए ऑप्शन राइट है। परिभाषा आप लोगों को एक साथ में एक पीडीएफ बना के आप लोगों को दे दूंगी कि कौन सी किसकी परिभाषा है। यह जेपी गिलफोर्ड की प्रसिद्ध परिभाषा है।
कौन सी? व्यवहार के कारण, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उनके अनुसार हम दूसरों को व्यवहार को देखकर या अनुभव करके अपने व्यवहार को बदलते हैं, वही अधिगम है। इसीलिए ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। इसमें भी आप लोगों को मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। अब देखिए सूची ए और बी। ए का क्या होगा? ब्रूनर। तो ब्रूनर का किससे होगा? संप्रत्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, यानी ए का हो गया बी से। आशबेल, बी कह रहा होगा थर्ड, यानी अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर का किससे हो जाएगा? ग्लेजर का हो जाएगा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। अब गार्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, यानी गार्डनर का गार्डनर हो जाएगा। अब इसमें से कौन सा आएगा? इसका मतलब बी आएगा। आप लोग ऐसे भी मिलान करके देख सकते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। समस्या समाधान का प्रथम चरण है आंकड़ा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण। तो सबसे पहले जब तक आप लोगों की समस्या का की पहचान नहीं होगी तब तक उसका आप लोग समाधान कर ही नहीं सकते, यानी उसका प्रथम चरण कैसे हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले और अनिवार्य कदम यह जानना है कि वास्तव में समस्या क्या है। उसकी जब तक आप लोग प्रॉब्लम नहीं पता होगी तब तक उसका सलूशन आप लोग कैसे निकालोगे? इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। बालकों का अग्रिम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोचालक पक्षों का विकास होगा, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे रहकर बालक को निष्क्रिय। देखिए दोस्तों, इसको निष्क्रिय को देखते ही ये ऑप्शन कट हो गया। पढ़ने लिखने व गणितीय कुशलताओं पर ही बल भी चला गया। ये भी दोनों ऑप्शन हो गए। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी, एकाधिकार एक तरफा नहीं हो सकती, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। यानी बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, नौजवान बच्चों का विकास, यानी सभी का विकास होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट है। जब बालक के तीनों डोमेन कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर सक्रिय होते हैं तो अधिगम सबसे स्थायी और प्रभावशाली होता है। स्मृत स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी यानी योजना, समन्वयीकरण। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा प्रस्तुतिकरण, यानी बी ऑप्शन राइट है। हार्वर्ड के स्मृत यानी मेमोरी लेवल ऑफ मॉरिसन के बोध स्तर के दोनों शिक्षण चरणों में प्रस्तुतिकरण का कॉमन स्टेप है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। दोस्तों जो मानव विकास का प्रारंभ होता है वो गर्भावस्था से होता है, क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, और जो वृद्धि होती है दोस्तों वो कुछ समय के बाद आगे चल के रुक जाती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। यदि यहाँ पे लिखा होता है जन्म से मरण तक तो भी सही ऑप्शन होता है। यहाँ गर्भावस्था लिखा है तो गर्भावस्था सबसे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कंडेंसेशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं बी एफ स्किनर, ई एल थांडाइक, आर एम गैने, आर आई पी पावलाओ। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन है, यानी राइट है आर एम गैने। आर एम गैने के
अपनी इस पुस्तक में अधिगम के इन्होंने 8 प्रकार के सोपान बताए हैं। पुस्तक का नाम क्या है? द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। इसमें इन्होंने अपने 8 प्रकार के सोपान बताए हैं। किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, हमलावर, विरोध की अवस्था। यह कथन किसका है? जर्सील्ड का, स्टेनली हॉल का, सेस्पेंसन का, क्रो एंड क्रो की। जो ये परिभाषा है तो बहुत फेमस दोस्तों है, ये बार बार रिपीट भी होती है, स्टेनली हॉल की है, यानी बी ऑप्शन राइट है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? 40 मिनट, 36, 30, 45। जो एक पीरियड होता है यानी सूक्ष्म शिक्षण यानी पढ़ाने का जो समय होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? तो 36 मिनट, यानी बी ऑप्शन राइट है दोस्तों। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, हॉलिंगवर्ड्स का, राश का, स्किनर की। दोस्तों जो ये कथन है ये राश महोदय का है, यानी सी ऑप्शन राइट है। ये परिभाषा अक्सर पूछी जाती है, आप लोग परिभाषा ध्यान कर अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करें। मनोवैज्ञानिक राश के अनुसार अधिगम का पठार वह अवधि है जहाँ सीखने की गति शून्य या स्थिर प्रतीत होती है, ऐसा राश महोदय का मानना है। इसमें भी आप लोगों को मिलान करना है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए पशु है, ये मनोवैज्ञानिक है। एनिमल इंटेलिजेंस ये किसका सिद्धांत है? ये आप लोगों को बताना है। ये एनिमल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों ये थॉर्नडाइक का है। पुनर्बलन की सूची ये स्किनर की है, यानी थर्ड। प्रत्यक्षता का नियम यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये है दोस्तों, ये है गेस्टाल्ट का। और अनुकूलन ये तो जीन पियाजे का ही है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। आप लोग इसको मिलान करके भी देख लेना है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन या विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, विकास जो है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने का सिद्धांत है, यानी बी ऑप्शन राइट है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रिंसिपल और कम्युनिटी के अनुसार विकास जन्म से मृत्यु तक बिना रुके लगातार चलता रहता है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 44वें, 52वें संशोधन। तो ये जो संविधान संशोधन है ये मौलिक अधिकार 86वें संशोधन से बनी, यानी ए ऑप्शन राइट है। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, देखिए वर्ष 2002 में 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा के रूप में निःशुल्क देने का प्रावधान रखा गया। ये 86वें संशोधन और 21 ए जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के वही मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जेम्स सिम्पसन। तो अभिप्रेरणा के जो मूल सिद्धांत है ये मैकडूगल ने दिए हैं। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। तो देखिए किसने दिए? मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था और मानव व्यवहार को संचालित करने वाली 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई है, जैसा कि मैंने बताया संवेग और
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किस अवस्था को अनोखा काल कहा है? बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन्होंने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है क्योंकि इसमें बालक बिल्कुल स्वतंत्र होता है, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी करे, ज्यादा रोक टोक भी नहीं होती, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। बाल्यावस्था में बालक के संवेगों में स्थायित्व आने लगता है और वह समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है, इसलिए उसे अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा सीखता अधिक है। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का संप्रत्यय दिया है? गोलमैन ने, गार्डनर ने, सिम्पसन ने, थर्स्टन ने। तो ये दिया है गार्डनर ने, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? तो गार्डनर ने दी। इसमें क्या होता है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर में बहुबुद्धि सिद्धांत, यहाँ पे गलत लिख के बहुबुद्धि सिद्धांत होना चाहिए था दोस्तों, जिसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किया था गार्डनर ने, यानी बी ऑप्शन राइट है। डिसलेक्सिया में ये क्या करने में कठिनाई होती है? क्या करने में? व्यक्त करने में, खड़े होने में, पढ़ने, वर्तनी में, बोलने में। तो जिसको डिसलेक्सिया का बीमारी होती है उसे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, यानी अटक अटक के वो पढ़ता है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? नहीं पूछा। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, उसे ध्यान देना चाहिए। नहीं पूछा है तो देखिए नहीं आ गया। बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, तो होनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में अक्षम और अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये तीनों राइट है, लेकिन जो नहीं है तो ये है निगेटिव का भाई निगेटिव, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये तीनों हट गए। बचा का बी, यानी बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप भी उठिए, हर नंबर से क्लास में सभी बच्चों को उठा के उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। यदि ना पूछे तो उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आप भी पूछिए, आपके जो भी क्वेश्चन हो, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो बच्चे की जो वृद्धि है दोस्तों ये शारीरिक विकास से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन राइट है। इसमें होता क्या दोस्तों, शारीरिक विकास से वृद्धि का संबंध मुख्य रूप से मात्रात्मक परिवर्तन जैसे शरीर के आकार, भार और लंबाई से के बढ़ने से होता है, जो शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। ये आज के पूरे 30 क्वेश्चन हो गए। अब आप लोग क्या करना दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी, और आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हल करके देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और आप लोग कमेंट करना कि आज की वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन कितने से। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलते हो, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।